फ्रेंड्स, स्टेबिलिटी के जो सैंपल्स होते हैं यानी कंटेनर क्लोजर और जो आपका पैकिंग होती है वो हम स्टेबिलिटी पे किस फॉर्म में रखते हैं ये नंबर वन। नंबर टू, जो टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मतलब टेस्टिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं स्टेबिलिटी के हवाले से, जो रूटीन की प्रोडक्ट आप कितनी जगह है। फिर एक चीज़ क्लाइमेटिक जोन हमारा क्या है, हम किस क्लाइमेटिक जोन में फॉल करते हैं वो। और थर्ड वन कि जो टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं यानी किस इंटरवल से आप टेस्टिंग कर रहे हो स्टेबिलिटी। ये चीज़ आप आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी के हवाले से। तो कंटिन्यू करते। मैं सफदर खान क्यानी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, चलते हैं। देखिए, अगर जब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी के पैकिंग की यानी सैंपल्स की, कि किस कंडीशन में सैंपल कैप्ट किया जाएगा, रखा जाएगा स्टेबिलिटी चैम्बर्स के अंदर, या लॉन्ग टर्म पे या एक्सेलरेटेड पे, दो तीन केसेस हैं जिन पे आप स्टेबिलिटी कर रहे होते हैं। तो जब भी आप सैंपल्स रखते हैं उससे रियल कंडीशन में रखते हैं जिस कंडीशन पे आप मार्केट करने जा रहे होते हैं। यानी आप सैंपल्स को, अपनी प्रोडक्ट को जिस कंडीशन में, जिस पैकिंग कंडीशन में सेल करेंगे, कमर्शलाइज करेंगे, बेचेंगे, उसी सेम कंडीशन में आप उसको स्टेबिलिटी चैम्बर्स में रखते हैं। समटाइम्स केस ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट्स या आइटम्स फार्मास्यूटिकल में ऐसे होते हैं, बल्क कंडीशन में होते हैं, बड़ी होती, साइज वाइज बड़े होते हैं। तो जो ट्रायल बनाने जा रहे होते हैं या न्यू बैच मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे होते हैं, उसको स्टेबिलिटी पे कैसे रखें। कोई ड्रैप की रिक्वायरमेंट होती है, पहले स्टेबिलिटी का डेटा जमा कराते हैं अप्रूवल के लिए, आपको चाहिए होता है। तो उस केस में अगर ऐसा है कि आप उसका स्मॉल साइज़ का बैच, स्मॉल पैकिंग वैसे ही करेंगे, अगर आपका आइटम बड़ा है तो उसको स्मॉल पैकिंग सेम कंडीशन में करके जिस कंडीशन में आप मार्केट करने जा रहे हैं उस कंडीशन में ही आप उसको स्टेबिलिटी चैम्बर्स में रखते हैं फर्दर स्टडी के लिए। ठीक। फिर एक चीज़ है, इसके बाद है टेस्टिंग पैरामीटर्स, यानी स्टेबिलिटी में कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जो हम करते हैं रूटीन में। तो हम रूटीन प्रोडक्ट पे तो सारे टेस्ट कर रहे होते हैं, इवन के जो स्पेसिफिकेशन में गिवन है। इन सिंपल वर्ड के, आप जब स्टेबिलिटी करते हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती है टेस्टिंग पैरामीटर के लिहाज से। इसमें टेस्टिंग इंडिकेटर पैरामीटर यूज होते हैं। टेस्ट इंडिकेटिंग पैरामीटर का जो मेथड है उसको देखा जाता है। इसमें आप गाइडलाइंस में गिवन है, लेकिन जो और वो ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट है, जज किया गया कि कौन कौन से पैरामीटर्स आपकी स्टेबिलिटी में ड्यूरिंग प्रोवाइडेड कंडीशन में इफेक्ट कर सकते हैं, तो उनको टेस्ट किया जाता है। आपको पता है, अब एक टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी पे एक ख़ास लॉन्ग टर्म के लिए प्रोडक्ट रखी जाती है, तो उनमें चांसेस होते हैं कि ह्यूमिडिटी बढ़ने के, जिससे वो जो ह्यूमिडिटी किस चीज़ की बढ़ती है तो आपको पता है वो बहुत सारे पैरामीटर्स को इफेक्ट करती है। इससे आपकी डीटी इफेक्ट कर सकती है, उस टैबलेट की अपीयरेंस इफेक्ट कर सकती है। मॉइस्चर बढ़ेगा तो आपकी प्रोडक्ट का जो एस है वो इफेक्ट कर सकता है, आपकी पीएच पे इफेक्ट करता है। इसलिए जो क्रिटिकल पैरामीटर जो आप टेस्टिंग करते हैं स्टेबिलिटी के हवाले से, उसमें नॉर्मली आप बेसिकली जो आप देखते हैं अपीयरेंस देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टैबलेट की पर्टिकुलर ख़ास टाइम के बाद अपीयरेंस चेंज तो नहीं हो रही, और पैकिंग मटेरियल का खासकर उसके साथ क्या इंट्रैक्शन हो रहा है वो। फिर एक इसमें डिग्रेडेशन का फिनोमेना आता है, तो उस डिग्रेडेशन फिनोमेना के बेस पे इम्प्योरिटीज़ क्रिएट हो जाती है, इम्प्योरिटीज़ बनती है तो उसका क्या रिएक्शंस आ रहा है, ये टेस्ट ऐसे परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऐसे डिक्रीज होने के चांसेस होते हैं। यानी मीन सिंपल वर्ड में आपको गिनवा दूं कि आपने अपीयरेंस चेक करनी होती है, ठीक है, आपका पीएच चेक करना लाजमी है, डीटी डिसइंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी टेस्ट है। पर्टिकुलर टाइम के बाद डीटी बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो आप स्टेबिलिटी के सैंपल्स पर डीटी की चेक लाजमी करेंगे। वेट वेरिएशंस और ये जो डायमीटर पैरामीटर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू अदर टाइप टेस्ट जो होते हैं। फिर पीएच का टेस्ट लाजमी करेंगे अगर आपकी स्पेसिफिकेशंस पे, तो ऐसे लाजमी परफॉर्म करेंगे। रेजोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी आप लाजमी करेंगे। तो ये वो क्रिटिकल पैरामीटर है जो आप टेस्टिंग में स्टेबिलिटी में करते हैं। ठीक। फिर इसके साथ एक चीज़ और है कि अगर आपके टेस्टिंग पैरामीटर्स में समटाइम्स आप सिग्निफिकेंट चेंज देख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि स्टेबिलिटी के सैम्पल्स आप डिफरेंट इंटरवल पे करते हैं, जो इंटरवल में भी आप आगे डिस्कस करता हूँ। तो उन इंटरवल में के बाद जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं इनिशियल स्टेज पे, 0 पे, 3 मंथ, 6 मंथ पे, तो उनमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज तो नहीं आ रहा, वो भी ऑब्जर्व करना होता है टेस्टिंग पैरामीटर के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर आपका इनिशियल स्टेज पे ऐसे था 99% या 101 था या 100% था, आज 3rd मंथ बाद, 6 मंथ बाद या वो 98 हो गया, 97 हो गया, लेकिन अगर आप देखते हैं कि 9 मंथ पे, 12 मंथ पे, 18 मंथ पे एक सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है,
यानी एकदम से ऐसे 98% से 5% डिग्रेड हो गया या 6% डिग्रेड हो गया, although कि लिमिट में है, तो इस केस में आपको इंडिकेटिंग मेथड यूज़ करना चाहिए। आपको आउट ऑफ ट्रेंड रिजल्ट आ गया तो आपको अलार्मिंग होना पड़ता है और ज़रा क्रिटिकल पैरामीटर के लिहाज से आप देख रहे होते हैं। तो इस केस में आपको टेस्टिंग का जो पैरामीटर है ये चीज़ भी देखनी होती है, सिग्निफिकेंट चेंज तो कुछ नहीं आ रहा। ये वो सारे पैरामीटर्स है जो आप टेस्टिंग में देख रहे होते हैं। फिर इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे। फिर एक और बात आ जाती है क्लाइमेटिक जोन के बाद ये स्टोरेज कंडीशन की, यानी आपका जो सैंपल है फिर आप वो किन स्टोरेज कंडीशन पे आप उनको सैंपल को स्टोर करेंगे, यानी जो क्लाइमेटिक जोन वाइज जो आपको फिर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी क्या रिकमेंडेड है। जिसके वजह से 4 केस है। तो जो पहला केस है उसमें ये कि आपका जो लॉन्ग टर्म की स्टडी जो आप करते हैं, लॉन्ग टर्म क्या होती है, शेल्फ लाइफ की स्टडी होती है, जो आपके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ की स्टडी होती है जो आप मार्केट में देना जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म के केस में जो आपका टेम्परेचर होता है, जो क्लाइमेटिक चैम्बर में जिसमें आप सैंपल रखते हैं, उसमें जो प्रोवाइडेड टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसमें +-2 डिग्री का वेरिएशन एक्सेप्टेड है। और यहाँ पे रिकमेंडेड ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो वो 60% होती है, जिसमें +-5% का वेरिएशन एक्सेप्टेड है। या 30 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है और +-2 डिग्री, और इस 30 डिग्री के साथ जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 65% होगी। ठीक है, +-5% का वेरिएशन के लिहाज से। ठीक है, ये हो गया लॉन्ग टर्म के लिहाज से। फिर एक ह्यूमिडिटी आप देखते हैं एक्सेलेटेड पे। तो एक्सेलेटेड में जो केस 1 में रिकमेंडेड है आपका, वो एक्सेलेटेड कंडीशन में जो स्टेबिलिटी आप कर रहे हो तो 6 मंथ के लिए आप कर रहे होते हैं, जिसका डेटा आप नॉर्मली ड्रैप में आप दे, ड्रैप आपकी रिक्वायरमेंट करती किसी भी रजिस्ट्रेशन के केस के अंदर। शेल्फ लाइफ भी मांगती, लेकिन मोस्टली आपका 6 मंथ का डेटा ड्रैप में जा रहा होता है, जहाँ पे जिस कंट्री में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एक्सेलेटेड के केस में आपका जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, +-2 डिग्री, और जो RH होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, वो 75% होती है, जिसमें +-5% का वेरिएशन होता है। ठीक है, ये है वो स्टोरेज कंडीशन जिस पे आप अपने सैंपल को रख के फर्दर स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इन केसेस के अंदर जब आप स्टडी कर रहे होते हैं, लेट सपोज इसके जो इंटरवल्स डिफाइन है, जो मैं अगले स्टेप में आपको बताने जा रहा हूँ, तो ये जो इनमें अगर सिग्निफिकेंट चेंज कोई आप देख लें, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपकी प्रोडक्ट में कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया। नॉर्मली क्या होता है कि 100% प्रोडक्ट आप इनिशियल पे है तो 98, 97 इस तरह डिग्रेडेशन हो रही होती है, थोड़ा सा टेम्परेचर वेरिएशन आता है रिजल्ट में। लेकिन आपने देखा कि एक सिग्निफिकेंट चेंज आपके सामने आ गया, आपकी प्रोडक्ट कोई फेलियर के केसेस में आ गई सामने, पीएच आउट हो गई या ऐसे उसका डिग्रेडेड हो गया, लिमिट से आउट हो गई, आपकी डिफाइंड लिमिट है, तो इस केस में आप इंटरमीडिएट स्टडी प्रोवाइड करते हैं। तो इंटरमीडिएट स्टडी के लिए आपका ये होता है कि आप उसको 6 मंथ के लिए फर्दर टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए टेम्परेचर जो रिकमेंडेड है वो भी एक्सेलरेटेड केस वाला ही है, नहीं 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 65% RH आपकी होती है। ये इंटरमीडिएट स्टडी आप उससे इसमें करते हैं जब आपके वो कुछ सिग्निफिकेंट चेंज आए। तो नॉर्मली जो स्टेबिलिटी चल रही होती है लॉन्ग टर्म पे और एक्सेलरेटेड पे। अच्छा, फिर केस 2 आपके पास आता है, वो रेफ्रिजरेटर का केस होता है। मोस्टली आपकी मार्केट में प्रोडक्ट होती हैं जो रेफ्रिजरेटर में रखी जाती है, तो आपकी स्टेबिलिटी उस लिहाज से की जाती है। फिर एक तीसरा केस हो रहा होता है फ्रीजर पॉइंट पे, यानी बहुत सी आपकी प्रोडक्ट ऐसी होती है, आप देखते हैं अक्सर बच्चों को जो इंजेक्शंस लगते हैं वो बिल्कुल फ्रीजर कंडीशन में रखे होते हैं, लो माइनस टेम्परेचर में जा रहे हो सब प्रोडक्ट होती हैं, तो उनका केस 3 कहलाता है। तो उसके लिए भी आपको ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड नहीं, जस्ट टेम्परेचर कंसिडर कर रहा होता है, जो फ्रीजर का केस होता है। ठीक है, फिर केस 4 भी है, वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप स्टेबिलिटी देख रहे होते हैं केस 4 में, यानी वो प्रोडक्ट जो आपकी उस प्रोडक्ट पे रख के रिकमेंडेड हो, जो आपने मार्केट करनी हो, जो ऐसे सेंसेटिव मॉलिक्यूल होते हैं जिनको -डिग्री पे रखा जा रहा होता है, तो उनकी स्टडी केस 4 में की जाती है। ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया क्या हमारा क्या कहते हैं स्टोरेज कंडीशन, कि किस कंडीशन पे आप अपने सैंपल्स को रखते हैं। मैं इसकी स्लाइड आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। अच्छा, फिर इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या होता है, यानी किस इंटरवल के साथ हम स्टेबिलिटी को सैंपल्स को टेस्ट करते हैं। तो ये भी प्रोवाइडेड है गाइडलाइन के साथ। तो इसमें लॉन्ग टर्म स्टडी हो रही थी आपकी, और क्या कहते हैं एक्सेलरेटेड आप कर रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म के केस में क्या होता है, जो आपके इंटरवल्स होते हैं, हम टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी को कहेंगे इंटरवल जो कहलाता है। बेसिकली जब आप लॉन्ग टर्म स्टडी कर रहे होते हैं तो आपका जो एक सैंपल जो रखा जाता है जिस इंटरवल से करते हैं, 0 मंथ होता है, जो आपने जो टेस्ट किया आपने 0 मंथ रख दिया। फिर 3rd मंथ में टेस्टिंग करते हैं, फिर 6 मंथ पे करते हैं, फिर 9 मंथ में करते हैं, 12 मंथ पे करते हैं और 24 मंथ पे करते हैं।
18 मंथ भी है किस केस में, लेकिन इसमें थोड़ी अमेंडमेंट हो गई, अब मैं आपको बताता हूँ। और फिर अगर 3 इयर्स की शेल्फ लाइफ है तो आप 36 मंथ पे करते हैं। ठीक है, ये हो गया लॉन्ग टर्म का। लेकिन अगर आपका कोई एक्सेलरेटेड केस है, जब आप एक्सेलरेटेड स्टडी करते हैं, तो इस केस में आपको 0 मंथ करते हैं, 3 मंथ करते हैं, 6 मंथ करते हैं। ये दो टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी जो रिकमेंडेड है। लेकिन अब गाइडलाइन में चैप्टर 1 जो मैं आपको बता दूंगा कि उसके अंदर डिफाइन है कि अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जिस कंटिन्यूटली आप स्टेबिलिटी पे लगा रहे हैं उनको, आपके पास कलेक्टेड डेटा है पिछले 10 साल का, 5 साल का, तो इस केस में आप कुछ इंटरवल स्किप कर सकते हैं। यानी जो आपके इंटरवल के स्किप है लॉन्ग टर्म के केस में, तो वो क्या हो जाते हैं, जस्ट 6 मंथ। यानी आप उस केस में 9 मंथ और 18 मंथ स्किप कर सकते हैं। यानी आप उस पर इंटरवल, अगर आपकी बेस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट स्टेबल जा रही है बहुत ज़्यादा, तो आप उस केस में कलेक्टिव डेटा है आपके पास, तो आपका जो एक्सीलरेटेड के जो इंटरवल है लॉन्ग टर्म के टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी, उसमें आप 0 मंथ कर सकते हैं, आप 3 मंथ कर सकते हैं, 6 मंथ कर सकते हैं, 9 स्किप कर सकते हैं, 12 मंथ पे कर सकते हैं, 18 स्किप कर सकते हैं, और 24 मंथ पे कर सकते हैं। ये गाइडलाइन डिफाइन है। और ये उन प्रोडक्ट के केस में जो ज़्यादा स्टेबल है आपकी, तो उस प्रोडक्ट के केस में आप ये मंथ स्किप कर सकते हैं, नहीं गाइडलाइन में डिफाइन है। तो ये टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी नॉर्मली हमारे यहाँ देखी जाती है कि किसी भी प्रोडक्ट में आप किस इंटरवल से करते हैं। तो आज हमने अपनी वीडियो में ये देखा कि हमारा जो क्लोजर कंटेनर है, आप अपने सैंपल्स को किस पैकिंग कंडीशन में रखते हैं, ये चीज़ हमने देखी। फिर हमने टेस्टिंग पैरामीटर्स देखे कि कौन कौन से टेस्ट आप स्टेबिलिटी के अंदर करते हैं। क्लाइमेटिक जोन को हमने देखा, और फिर हमने टेस्टिंग इंटरवल्स डिस्कस किए कि कौन कौन से टेस्टिंग इंटरवल्स पे आप अपनी स्टेबिलिटी स्टडी को परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट इससे रिलेटेड, इससे स्टेबिलिटी से रिलेटेड ट्रबल शूटिंग भी है। अगर आपके पास टेस्टिंग में प्रॉब्लम आता है तो फिर आप क्या एक्शन करते हैं, क्या इमीडिएट एक्शन है। फिर इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम आगे इसको फर्दर और भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के सेक्शन में हमने इस 4 पॉइंट को डिस्कस किया। अभी वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह आते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।